हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के 47 पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, MRI किसका संक्षिप्त रूप है? तो MRI जो संक्षिप्त रूप है वह है, उसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न है, वाहन की गति किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वाहन की गति जो मापा जाता है वह स्पीडोमीटर से मापा जाता है। आप इमेज में स्पीडोमीटर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है? तो सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था वो किए थे मार्टिन कूपर ने। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है? तो पानी का वाष्प बनना जो है भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन है तो आप कैसे पता करेंगे भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो जिसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बर्फ़ का जमना कैसा परिवर्तन है? यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से बर्फ़ बन जाता है, फिर बर्फ़ से पानी बन जाता है हमारा, तो इसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो जिसको एक अवस्था से बदलने के बाद दूसरी अवस्था में फिर पुनः उसे उसी अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, हम दूध से तो दही को बना सकते हैं लेकिन फिर दही से दूध को नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्गन की परमाणुकता है? तो आर्गन की जो परमाणुकता होती है वह एकल परमाणुक होता है, क्योंकि आर्गन को सिर्फ AR लिखा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होती है, तो क्लोरीन की जो परमाणुकता होती है वह 2 होती है, क्योंकि हमको क्लोरीन को कभी Cl नहीं लिखा जाता, इसको Cl2 हमेशा लिखा जाता है, इसलिए क्लोरीन की परमाणुकता जो होती है वह 2 होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसमें से जो रासायनिक परिवर्तन है, ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना और प्लेटिनियम तार का जलना जो है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो तीसरी कक्षा को जो निरूपित किया जाता है हमारा यम से निरूपित किया जाता है, क्योंकि पहली कक्षा के को, दूसरी कक्षा को यल से और तीसरी कक्षा को यम से और चौथी कक्षा को यन से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, जिनके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहा जाता है? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? तो इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, यानी कि 13 परमाणु क्रमांक किसका होता है हमारा? तो ये होता है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि हम 11 प्लस 12 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 35, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों CO2 रहेगा, तो आप इसको CO2 बना लीजिएगा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 27.3% होती है। तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले CO2 को पूरा द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। जब CO2 की पूरा द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो ये आएगा 44। कितना आएगा? 44 आएगा CO2 की द्रव्यमान संख्या। अब इसमें केवल कार्बन की द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसकी द्रव्यमान संख्या कितना? तो 12, तो हम 12 को ऊपर लिख देंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो इसी को हल कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 27.3%। अगला प्रश्न है, पानी की 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पानी की सबसे पहले एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? पानी को हम लिखेंगे H2O, तो इसका होता है 18 होता है एक अणु का द्रव्यमान, तो 5 अणु का कितना हो जाएगा? तो 18 पचे 90 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 यूनिट। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों एक बिंदी रहेगा, ऐसे इसको बना लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है कि दिया गया प्रतीक निम्न में से किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों जो प्रतिनिधित्व करता है ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी?
तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1 ग्राम में 18 होते हैं, तो 90 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो यानी कि हम 90/18 कर देंगे, काट देंगे तो इसको, तो 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ऑक्सीजन की 1 मोल का द्रव्यमान होता है 16। तो ऑक्सीजन को हम कभी भी O केवल नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं O2। तो यानी कि हो जाएगा इसका 16 दूना 32 इंटू हम कर देंगे 0.3, इसी को हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9.6। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाग, यानी कि 2। अब हम इसे निकालेंगे कैसे, तो इसका अणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला होता है दिया गया भार बटे द्रव्यमान संख्या। तो दिया गया भार दोस्तों हमारा 24 है और द्रव्यमान संख्या इसका 12 भी दिया है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो बेंजीन में जो सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है वह होता है 12 और 3, यानी कि इसमें 12 ठो सिग्मा बांड है और पाई बांड कितना है, तो 3 ठो पाई बांड है। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन बम होता है वह एक भी नहीं होता है। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।